श्यामा की उम्र 8 साल थी। 2 साल पहले ही उसकी माँ का देहांत हो गया था। घर में श्यामा और उसके पिता के अलावा तीसरा कोई नहीं था। श्यामा के पापा पहले श्यामा को तैयार करते, उसका लंच बनाते, उसे स्कूल भेजते थे, फिर अपने ऑफिस जाते थे। एक दिन श्यामा के पिता उसके बाल बना रहे थे। जल्दी करो पापा, एक ही चोटी बनाने में आपने इतनी देर लगा दी। मम्मी होती तो 1 मिनट में कर देती। क्या करूं बेटा, तेरी माँ जैसा हुनर मुझ में नहीं है। इसीलिए तो कहती हूँ कि मेरे लिए नई माँ लेकर आओ। नई माँ मुझे तैयार करेगी, मेरा लंच भी बना देंगी और रात को मुझे कहानियां भी सुनाएंगी। पापा कुछ नहीं बोले, मगर उनके मन में ये बात घूमती रही। ये पहली बार नहीं था जब श्यामा ने ऐसा कहा था। इससे पहले श्यामा ने और उनके ऑफिस के दोस्तों ने भी उन्हें दूसरी शादी करने का सुझाव दिया था। अरे यार, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? क्या सारी उम्र अकेले रह पाओगे? और ये भी तो सोचो कि घर में एक औरत होगी तो तुम्हारा बोझ भी कम होगा, और आजकल दूसरी शादी को कोई बुरा भी नहीं मानता है। हाँ। वो सब तो ठीक है, मगर डर लगता है कि कहीं जिसे मैं श्यामा की माँ बनाकर लाऊं, वो उसे प्यार दे भी पाएगी या नहीं। अरे यार, अब वो जमाना गया। हाँ? अब ये सौतेला वोतेला कोई नहीं देखता। तुम बेधड़क शादी करो। हाँ। इसके कुछ दिनों के बाद पापा सचमुच श्यामा के लिए एक नई माँ लेकर आ गए। नई माँ को देखकर श्यामा बहुत खुश हुई। नई माँ का नाम सुशीला था। जिस अस्पताल में श्यामा की माँ की मौत हुई थी, वो उसी अस्पताल में नर्स थी। वो एक नंबर की लालची किस्म की औरत थी। वो अस्पताल में वहाँ के कंपाउंडर शंकर और डॉक्टर भंडारी के साथ मिलकर लोगों के शरीर के अंग निकालकर उनका सौदा किया करते थे। सुशीला ने आते ही श्यामा को खूब प्यार दिया। पापा ने भी सोचा कि चलो श्यामा को भी अब अपनी माँ की कमी नहीं खलेगी और उसे सुशीला का भरपूर प्यार मिलता रहेगा। मगर ये उनका वहम था। उनके सामने तो सुशीला श्यामा पर बड़ा प्यार लुटाती थी, मगर उनके जाते ही उसका रूप बदल जाता था। एक दिन, कहाँ जा रही है? स्कूल के लिए तैयार होने जा रही हूँ माँ। हाँ, बड़ा गवर्नर बनना ही है ना तुझे? देख नहीं रही कि आज मेरी तबीयत खराब है? चल जल्दी से जाकर बर्तन धो और फिर मेरे सिर में तेल लगा देना। मगर नहीं माँ, आज तो मेरी परीक्षा है। इस बात के जवाब में सुशीला ने उसे 2 झापड़ लगा दिए। बेचारी श्यामा रोते सिसकते घर का काम करने लगी। उस दिन के बाद तो ऐसा अक्सर होने लगा। सुशीला जब तब बीमारी का बहाना बनाकर श्यामा को स्कूल नहीं जाने देती थी। डर के मारे श्यामा ये सब बातें अपने पापा को भी नहीं बता पाती थी। जब श्यामा टीवी देख रही थी, देखो इस महारानी को, ये महारानी या तो पूरे दिन टीवी में घुसी रहेगी या पूरे दिन चढ़ती रहेगी। ए महारानी, अगर तेरा टीवी देखना खत्म हो गया हो तो चलकर घर का कुछ काम ही कर ले। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। एक दिन श्यामा स्कूल गई थी और उसके पापा ऑफिस। तभी सुशीला से मिलने उसके अस्पताल का दोस्त शंकर आया। और सुशीला जी, कैसी कट रही है? जलाओ मत शंकर, तुमने तो कहा था कि राज करूंगी इस घर में, मगर यहाँ तो इस बाप बेटी के नखरे उठाने पड़ते हैं। तुम बताओ यहाँ आना कैसे हुआ? 2 लाख कमाने हैं। 2 लाख? शहर के रईस घनश्याम दास के 8 साल के बेटे के दिल में छेद है। उसे एक दिल की जरूरत है। तो क्या, तुम्हारी लाडली बेटी की उम्र भी तो 8 साल है। दिल का ऑपरेशन 1 महीने के भीतर हो जाना चाहिए। बोलो, क्या कहती हो? सुशीला पर लालच का नशा चढ़ चुका था। वह बोली, अगले हफ्ते श्यामा के पिता ऑफिस के काम से दिल्ली जाने वाले हैं। घर पर सिर्फ मैं और श्यामा ही रहेंगे। तब मैं उसे लेकर डॉक्टर भंडारी के पास आ जाऊंगी। मगर उसके पिता को क्या जवाब दूंगी? अरे डॉक्टर भंडारी किस दिन काम आएंगे? उनसे कहकर एक झूठा सर्टिफिकेट तैयार करवा लेंगे कि अचानक से लड़की का हार्ट फेल हो गया और वो मर गई। बस। इस तरह अपनी योजना बनाकर दोनों काम पर लग गए। अगले हफ्ते जब श्यामा के पिता दिल्ली चले गए, तब एक दिन, अरे ओ श्यामा, चल जल्दी से तैयार हो जा। कहाँ जाना है माँ? पहले तो अस्पताल में अपना चेकअप करवाऊंगी, फिर हम दोनों बाजार घूमेंगे। ठीक है माँ। फिर दोनों अस्पताल पहुंचते हैं।
वहाँ डॉक्टर भंडारी और शंकर पहले से ही मौजूद होते हैं। कितनी प्यारी बच्ची है। शंकर, अब इसके लिए एक पेप्सी लेकर आओ। शंकर पेप्सी लेकर आता है जिसमें बेहोशी की दवा मिली हुई होती है। उसे पीते ही श्यामा बेहोश हो जाती है। फिर डॉक्टर भंडारी उसका ऑपरेशन कर उसका दिल निकाल लेता है। इसके बाद श्यामा के मृत शरीर को शहर के शमशान में ही दफना दिया जाता है। इसके कुछ दिनों बाद जब श्यामा के पिता घर आते हैं तो वो श्यामा को पुकारते हैं। श्यामा, श्यामा, कहाँ है बेटा तू? देख, दिल्ली से जैसा तूने कहा था वैसे ही गुड़िया लेकर आया हूँ। तभी सुशीला बाहर आती है और दहाड़े मारकर रोते हुए कहती है, अब किसे पुकार रहे हो? श्यामा तो हमें कब का छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी है। श्यामा के पिता पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा। आंखों से आंसू की धारा फूट पड़ी। रोते रोते उन्होंने कहा, कैसे हुआ ये सब? सुशीला ने एक झूठी कहानी सुनाते हुए उन्हें डॉक्टर भंडारी का जारी किया गया डेथ सर्टिफिकेट दिखा दिया। इसके बाद श्यामा के पापा श्यामा की याद में घंटों आंसू बहाते रहते। उधर सुशीला खुश हो रही थी कि चलो बला टली। इसके कुछ दिनों बाद श्यामा के पापा के जाने के बाद शंकर फिर सुशीला से मिलने आया। अरे आज फिर? अब क्या मुसीबत आन पड़ी? डॉक्टर भंडारी ने भिजवाया है, तो किडनियों की जरूरत है। अब मैं किडनियां कहाँ से लाऊं? क्यों, तेरे पति की किडनियां नहीं है क्या? सोच ले, 5 लाख मिलेंगे और तेरे पति के मरने के बाद ये घर भी तेरे नाम हो जाएगा। और कोई पूछेगा तो डॉक्टर भंडारी तो है ही। सुशीला के मन में पाप घर कर गया। पैसे और घर के लालच में आकर उसने हामी भर दी। अगली रात ही श्यामा के पिता को बेहोश करके अस्पताल ले जाया गया। श्यामा के पिता ऑपरेशन के लिए बेड पर लेटे थे। डॉक्टर भंडारी ने चीरा लगाने के लिए चाकू उठाया ही था कि अचानक कमरे की लाइटें अपने आप जलने बुझने लगी। फिर अचानक से लोहे की एक प्लेट उड़ी और शंकर के सिर से टकराई, जिससे वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। इधर डॉक्टर भंडारी को लगा कि जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसी के चाकू को उसकी जांघ में घुसेड़ दिया। डॉक्टर भंडारी दर्द से चिल्लाने लगा। सुशीला ये देखकर थर-थर कांप रही थी। तभी वहाँ एक चुड़ैल प्रकट होती है। वो कोई और नहीं, श्यामा थी। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उसके सीने पर बहुत बड़ा घाव था और उसका दिल गायब था। उसने तुरंत ही डॉक्टर भंडारी को गर्दन से पकड़कर उठा लिया और अपने एक हाथ से डॉक्टर भंडारी का दिल निकाल लिया, जिसके कारण डॉक्टर भंडारी तड़प तड़प कर मर गए। इतनी देर में शंकर को भी होश आ गया और उसने पास पड़े चाकू से श्यामा पर वार करना चाहा, परंतु श्यामा ने तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लिया और दूसरे हाथ से दिल निकालते हुए बोली, आज तू भी मर डॉक्टर के साथ। तुम लोगों को जीने का कोई हक नहीं है, जो कि मासूम लोगों की जिंदगी बर्बाद करते हैं अपने लालच के कारण। ये सब देखकर सुशीला जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। माँ, मैंने तो तुझे अपनी सगी माँ से भी ज्यादा प्यार किया था। मैं तेरे सारे जुल्म सहते हुए भी बहुत खुश थी। तू मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है? मेरे साथ तो जो तूने किया उसे तो मैं माफ भी कर दूं, मगर आज तू मेरे पापा को भी मारना चाहती है। तू औरत नहीं, औरत जाति के नाम पर कलंक है। तुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। फिर श्यामा का एक हाथ लंबा होता है और सुशीला की गर्दन को दबोच लेता है। सुशीला उसके हाथ में मछली की तरह छटपटाने लगती है। तूने मुझे माँ कहा है, माँ के नाम पर मुझे एक मौका दे दे, प्रायश्चित करूंगी। श्यामा का हाथ ढीला हो जाता है। अगली सुबह जब श्यामा के पापा की आंख खुलती है तो वो खुद को अपने बिस्तर पर पाते हैं और सामने टीवी पर खबर चल रही होती है कि सुशीला ने अपने सारे गुनाह पुलिस के सामने कबूल कर लिए थे और पुलिस ने उसे डॉक्टर और शंकर के खून के जुर्म में शामिल होना माना। इसके बाद सुशीला को उम्र कैद की सजा मिली। श्यामा के पिता ने श्यामा की याद में एक अनाथ आश्रम खोला, जहां आज सैकड़ों अनाथ बच्चों का लालन पालन बड़े प्यार से होता है। किसी गांव में राहुल नाम का आदमी अपनी माँ, पत्नी माया और बेटे राजू के साथ रहता है। राहुल का अपने काम की वजह से शहर आना जाना लगा रहता है। ऐसे ही एक दिन शहर से काम खत्म करके गांव वापस आते हुए राहुल को रास्ते में एक बच्ची सड़क किनारे अकेली बैठी हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर राहुल वहीं रुक जाता है। बेटी, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो?
तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। उनके बाद घर में सब मुझे बहुत मारते थे, इसलिए मैं भागकर यहाँ आ गई। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? क्या आप मुझे खाना दोगे? प्राची की बात सुनकर राहुल की आंखें भर आती हैं और वो उसे अपने साथ घर ले आता है, जहाँ उसका परिवार बच्ची को देखकर हैरान रह जाता है। ये किस भिखारी को अपने साथ घर ले आया? माँ, ये प्राची है, रास्ते में अकेली बैठी मिली। इसके मम्मी पापा नहीं हैं। मुझसे बच्ची के हाल देखे नहीं गए, इसलिए अपने साथ ले आया। आज से ये मेरी बेटी बनकर हमारे साथ ही रहेगी। क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं किसी भी सड़क से उठाई लड़की को अपने घर में नहीं रहने दूंगी। हाँ, जब भगवान ने तुम्हें लड़का दिया है तो खुद इस मुसीबत को लाकर सिर पर क्यों बिठा रहा है? आप लोग क्या बात कर रहे हो? लड़कियां और लड़के सब एक बराबर हैं। प्राची आज से यहीं रहेगी। ऐसा बोलकर राहुल प्राची को साथ लेकर घर के अंदर चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं, लेकिन अभी भी घर में कोई प्राची को नहीं अपनाता और राहुल के शहर जाने के बाद सब मिलकर उसे परेशान करते हुए बुरा भला बोलने लगते हैं। मनहूस लड़की, जाने कहां से नागिन हमारे घर में कुंडली मारकर बैठ गई है। अपने माँ बाप को तो मार ही दिया, अब यहाँ क्या हमें भी मारने आई है? मम्मी, पापा बोलते हैं ये मेरी बहन है, पर मुझे कोई बहन नहीं चाहिए, इसे बाहर निकाल दो। हर रोज घर में सबकी कड़वी बातें और ताने सुनकर दिन पर दिन प्राची की मानसिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ने लगता है, जिसकी वजह से एक रात वो कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। आप दोनों को शर्म आनी चाहिए, एक मासूम बच्ची की जान ले ली। लड़कियां होती ही मनहूस हैं, अच्छा है मर गई। इस पर राहुल कोई जवाब दिए बिना वहाँ से चला जाता है। उसी रात घर में सबके सोने के बाद माया को कुएं के पास किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर माया असमंजस में खिड़की से बाहर झांकती है। कौन पगलेट इतनी रात को रो रो कर मनहूसियत फैला रहा है? आवाज तो सुनाई दे रही है पर कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? इस पर माया घर से बाहर निकलकर कुएं के पास जाती है, जहां वो प्राची की भूतनी को बैठे रोते हुए देखकर भौचक्की रह जाती है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? प्राची? हाँ, मैं। तुम सबने मिलकर मुझे मार तो दिया, पर खत्म नहीं कर पाए। अब मैं गिन गिन कर सबसे बदला लूंगी। भूतनी की बातें सुनकर माया डर कर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिससे घर के सब लोग उठकर कुएं के पास आ जाते हैं। क्या हुआ? तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो और चिल्लाई क्यों? प्राची, यहाँ प्राची है, उसने मुझे मारने की धमकी दी है। पगला गई क्या? यहाँ कोई भी नहीं है। उस मनहूस लड़की का फितूर अभी तक तेरे सिर से उतरा नहीं है। सास की बात सुनकर माया चारों तरफ देखती है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता, जिस पर वो इसे वहम समझकर घर में वापस आ जाती है। इसी तरह प्राची की भूतनी हर रात कभी माया तो कभी राहुल की माँ को दिखाई देने लगती है। खलनायक दादी उठो तो, खलनायक दादी उठो, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खलनायक हो, उठो। मुझे नागिन बोलती थी, पर सारा जहर तो तुम्हारे अंदर ही भरा हुआ है। चलो, अब बदले का समय आ गया है। तुम्हें मारकर बदले की शुरुआत का मुहूर्त भी करना है। इस पर भूतनी राहुल की माँ को मारकर उसके शरीर को घर के दरवाजे पर लटका देती है। अगली सुबह घर के दरवाजे पर लाश लटकी देखकर सब हैरान रह जाते हैं और माया के मन में खौफ की लहर दौड़ जाती है। मम्मी जी, उसने मम्मी को मार दिया। मतलब वो मुझे भी मार देगी। वो अपना बदला लेकर रहेगी। सही पकड़े हो, तू भी मरेगी। आवाज सुनकर माया हैरानी से इधर उधर देखने लगती है, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। माया का ऐसा अजीब व्यवहार और अपनी माँ की लाश देखकर अब राहुल को भी थोड़ा थोड़ा डर लगने लगता है। राहुल, मैंने भी उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। अगली बारी मेरी ही है, वो मुझे भी मार देगी। माया की बातों पर ध्यान देते हुए राहुल घर की पहरेदारी करने का प्लान बनाकर
उस रात सारी तरफ पहरेदारी करने लगता है। आधी रात के बाद उसे माया के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिन्हें सुनकर वो भागता हुआ कमरे के अंदर जाता है। बचाओ राहुल, बचाओ। नहीं प्राची, प्लीज माया को छोड़ दो। प्राची, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। जब किसी ने मुझ पर दया नहीं की तो मुझसे कैसे उसकी उम्मीद कर सकते हो? इसे तो मरना ही पड़ेगा। मुझे माफ कर दो, मैं बौरा गई थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपया मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। गलती? मेरी जान लेने के बाद तुझे गलती याद आ रही है? पहले मैं मनहूस थी, अब मुझसे ही माफी मांग रही है। इसी गुस्से में भूतनी माया को हवा में उछाल देती है, जिससे वो कमरे के छत से टकराकर वापस जमीन पर आकर गिरती है। अपनी पत्नी को ऐसे हाल में राहुल से देखा नहीं जाता। प्राची, प्लीज प्लीज मेरी बात मानो, माया को छोड़ दो। मैं वादा करता हूँ वो दोबारा कभी किसी के साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं करेगी। राहुल अपनी पत्नी को बचाने के लिए प्राची की भूतनी से बहुत रिक्वेस्ट करता है, पर भूतनी उसकी एक बात नहीं सुनती और इसी तरह माया को भी कमरे की छत तो कभी जमीन पर पटकती रहती है, जिससे कुछ ही देर में माया की मौत हो जाती है। इसे तो सबक मिल गया, अब उस राजू की बारी। बेटे का नाम सुनते ही राहुल हैरानी से भूतनी की तरफ देखने लगता है, जिसके बाद वो उससे राजू को ना मारने के लिए प्राची की भूतनी को मनाने लगता है। नहीं प्राची, कृपया मेरे बेटे को छोड़ दो। वो बच्चा है, उसने जो देखा जो सीखा वही किया। परिवार के नाम पर मेरे पास अब राजू के अलावा और कोई नहीं बचा है। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। माया को मारकर प्राची की भूतनी का गुस्सा शांत हो गया होता है, इसीलिए वो राहुल की बातें सुनकर सोच में पड़ जाती है। आपने मेरी जान बचाई, मुझे घर दिया, पर उस घर ने तो मुझे सीधा मार ही दिया। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? माफ, मुझे पता है जो भी हुआ अच्छा नहीं था, पर तुम जो कर रही हो वो भी सही नहीं है। मेरी बेटी प्राची ऐसी नहीं थी, तुम्हें भी सुकून की जरूरत है, इसलिए सबको माफ करके अपने सुकून में चली जाओ। इसके बाद राहुल राजू को वहां लेकर आता है, जिस पर राजू अपनी गलती समझकर प्राची से हर गलती की माफी मांगता है, जिसके बाद प्राची भी राहुल की बात समझ जाती है और राजू को माफ करके वहां से चली जाती है। एक बुरहानपुर नाम के गांव में राघव और सागर ऐसे दो बहुत अच्छे दोस्त रहते थे। वो अपने अपने काम में खुश थे। एक दिन राघव अपनी पढ़ाई पूरी करके शहर चला जाता है और सागर गांव में खेती करने का काम करता है। बहुत दिन बीत जाते हैं। राघव और सागर अपनी अपनी दुनिया में मशगूल हो जाते हैं। राघव को अब नया जॉब मिल जाता है और उसके चलते उसे बहुत पैसों की कमाई होती है। अब वो गांव में थोड़ी बहुत जमीन भी खरीद लेता है। दोनों भी दोस्त शादियां कर लेते हैं। उस गांव में अब सागर और उसकी पत्नी कविता दोनों भी खेतों में काम किया करते हैं और राघव और उसकी पत्नी सुगना दोनों भी बहुत खुश है। राघव को गांव की बहुत याद आती है, मगर इतने पैसों वाला जॉब भी उसे छोड़ा नहीं जाता। देखते देखते उन दोनों की शादी को 1 साल गुजर जाता है और दिवाली की छुट्टियों में राघव 20 दिन की छुट्टी निकालकर गाँव आता है। अरे आओ आओ मेरे दोस्त, कितने दिनों बाद आए हो, अब थोड़े दिन यहाँ पर रुकोगे ना? हाँ हाँ रहूंगा ना, पूरे 20 दिनों की छुट्टी निकाल कर आया हूँ। नमस्ते भाभी, चलो आप पहले हमारे घर चलो, खाना हो जाए तो बाद में शांति से अपने घर पर जाना। ठीक है भाई साहब। नमस्ते भाई साहब, कैसे हो आप? आपका सफर कैसे रहा? नमस्ते भाभी, सफर मस्त था। ऐसा कह के वो अंदर चली जाती है और कविता राघव और सागर के लिए पानी लेकर आती है। अरे भाग्यवान, अब क्या पानी से ही पेट भरोगी? चलो खाना परोसो, जोर से भूख लगी है। हाँ हाँ, उन्हें हाथ मुंह तो धोने दो, तब तक मैं खाना परोस देती हूँ। अब कविता खाना परोस देती है। सब खुशी खुशी खाना खत्म कर देते हैं। भाभी, खाना बहुत ही लाजवाब बनाया था। हाँ कविता, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है तुमने। गाँव आने के बाद राघव भी अब खेती करने लगा था। वो और सागर दोनों मजे से खेतों में काम किया करते थे। ऐसे ही एक दिन काम करते करते राघव बहुत थक गया। अरे सुगना, जरा पानी लाना तो, गला बहुत सूख गया है। ठीक है, देती हूँ। सुगना अपने पास वाले घड़े में देखती है तो उसका पानी खत्म हो गया था। अब वो बोरवेल का बटन स्टार्ट करके वहां से पानी लेने जाती है,
बोरवेल के पास जाते ही उसे डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती है। वो इधर उधर देखती है लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। बोरवेल का पानी भरने के लिए उसने अपना घड़ा पानी के नीचे पकड़ा और तभी वहां से एक हाथ निकलकर सुगना को उस बोरवेल में खींचने की कोशिश करने लगा। अजी सुनते हो? अरे ये हाथ मुझे खींच रहा है। अरे बचाओ, अरे मर गई मैं तो। अरे छोड़ ना नासपिटे, तेरा क्या बिगाड़ा है मैंने? अरे सुगना, क्या हुआ है तुम्हें? तुम उस बोरवेल में जाकर क्यों खड़ी हो? चलो आओ। अरे ये मुझे अंदर की तरफ खींच रहा है, बचाओ मुझे। अब राघव सुगना का हाथ पकड़कर उसे बाहर खींचने लगता है। राघव के गले का ताबीज देखकर वो भूत उसे छोड़ देता है। अच्छा हुआ जी आपने मुझे खींच लिया, वरना ये बोरवेल तो मुझे मार ही डालता। सुगना और राघव घर चले जाते हैं और सुबह उठकर अपने दोस्त सागर के यहाँ जाकर कल जो हुआ वो घटना विस्तार से उसे बताते हैं। अरे राघव, मैं इस भूत प्रेत पे विश्वास नहीं रखता, मगर तूने जो जमीन ली है ना, उसकी बोरवेल बहुत पुरानी है और लोग कहते हैं कि वहाँ पे भूत का साया है। मैं इन बातों को नहीं मानता, इसलिए मैंने तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझा। अब क्या करे? सुगना भी बहुत डर गई है, अब खेत में जाने का नाम ही नहीं लेती। अब मैं जल्द ही यहाँ से निकल जाऊंगा। अरे राघव, निकल जाना समस्या का हल तो नहीं है ना, और तुम निकल कर कभी ना कभी तो वापस आओगे ही अपनी जमीन के पास। क्या तब भी भाग जाओगे? समस्या भागने से और बढ़ेगी, और समस्या का समाधान कर दिया तो कम हो जाएगी। हाँ, तुम बोल रहे हो वो भी सही है, उस भूत का ठिकाना लगाना ही पड़ेगा। अब वो दोनों उस रात को खेत में चले जाते हैं और एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। वो बोरवेल को शुरू कर देते हैं और चुपचाप एक जगह खड़े होकर सब देखने लगते हैं। कुछ देर बाद उस बोरवेल से एक चुड़ैल बाहर निकलती है और जोर जोर से आवाजें करने लगती है। कौन है? किसने मुझे बुलाया है? आज तो मैं सबको खा जाऊंगी। कहाँ मर गए सबके सब? अरे सागर, हमने कोई गलती कर दी क्या? अब क्या करें? इससे कैसे बचे? डरो मत, अब हम इसके बोरवेल में जाने का इंतजार करेंगे। चुपचाप खड़े रहो। अरे मुझे बहुत डर लग रहा है, अब हम क्या करें? चलो भाग चलते हैं। चुपचाप खड़े रहो यहाँ पर, आवाज मत करो। सागर और राघव पेड़ के पीछे छुपकर उस चुड़ैल को देखते रहते हैं। बहुत देर हो जाने के बाद भी कुछ खाना ना मिलने की वजह से चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी उसे खेत में एक कुत्ता नजर आता है। वो उस कुत्ते के पास जाकर उसे खा जाती है। ये सब देखकर राघव और सागर डर के मारे पानी पानी हो जाते हैं। अब चुड़ैल वापस बोरवेल के अंदर चली जाती है। सुबह हो जाती है और राघव और सागर अपने घर चले आते हैं। अरे सुगना, सच में वहाँ पे भूत है। तुम कल बोल रही थी ना, वो सही है। हमने कल ही हमारी आंखों से भूत को देखा है। मगर हमारी बात का कोई विश्वास नहीं करेगा। अगर हम गांव वालों को ये बात बताएंगे तो वो हमें पागल कहेंगे। मगर क्या किया जाए जिससे सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे? अजी मेरे विचार से हमें बोरवेल के पास सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहिए, जिससे हमारे हाथ सबूत आ जाएगा। ये अच्छी कल्पना है। अब राघव उसी दिन जाकर एक सीसीटीवी कैमरा लेकर आता है और एक इलेक्ट्रिशियन की मदद से उसे खेत में फिट करवा देता है। अब एक औरत उस बोरवेल पे पानी पीने के लिए आती है। बचाओ, ये नासपिटी ने मुझे पकड़ लिया है, बचाओ बचाओ मुझे। वो चुड़ैल उसे भी खा डालती है और बोरवेल में चली जाती है। ये सब सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है और सुबह जब राघव और सागर खेत में आते हैं तब वो सीसीटीवी फुटेज लेकर घर आते हैं। फुटेज चेक करने के बाद उन्हें दिखाई देता है कि किसी औरत को वो चुड़ैल खा गई। अरे सागर, ये औरत कौन है? हमारे गांव की है क्या? हाँ, अरे ये हरिया की बीवी लक्ष्मी है। ये कल उस भूतिया बोरवेल पे पानी लेने के लिए गई थी और उसका पति इसे गाँव में ढूंढ रहा है, मगर ये कहीं मिली नहीं। अरे कैसे मिलेगी इसको? उसे तो वो चुड़ैल खा गई। अब क्या करे? जब भी कोई बोरवेल स्टार्ट करेगा ये लोगों को आकर मार डालेगी और खाकर चली जाएगी। अब हमें ही कुछ करना होगा। अब दोनों गांव के सरपंच जी के पास चले जाते हैं। वो अपने साथ सीसीटीवी का फुटेज भी लेकर जाते हैं। नमस्ते सरपंच जी। नमस्ते, आइए ना। सरपंच जी, आपकी थोड़ी सहायता चाहिए थी। कैसी सहायता चाहिए आपको? मेरे खेतों में भूत का साया है। वो चुड़ैल बोरवेल में रहती है। हमें उससे जल्द से जल्द पीछा छुड़ाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक एक करके गांव वालों की जान चली जाएगी। ऐसा थोड़ी ना होता है, हम भूत नहीं होते हैं। हमें पता था कि हम पे कोई विश्वास नहीं करेगा। अच्छा एक बात बताओ, हरिया की पत्नी लक्ष्मी अचानक से गायब कैसे हो गई? अब वो मुझे क्या पता, उस हरिया को ही मालूम होगा। अब राघव और सागर सरपंच जी के घर से निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें हरिया मिलता है। तुम बाबू गांव से आए हो ना, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे छुट्टियों में यहाँ आया था। यहाँ तो कुछ अजीब सा ही दिख रहा है। अब मेरा ही ले लो। मेरा मेरी पत्नी के साथ कोई झगड़ा नहीं, कोई बवाल नहीं, फिर भी कहाँ चली गई क्या पता। अब तो ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ, सब तरफ देख लिया। चलो तुम मेरे साथ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है।
अब राघव के साथ हरिया उसके घर चला जाता है। राघव और सागर एक जगह बिठाकर उसे वो सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं। वो सब देखकर हरिया हैरान हो जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। वो तुरंत राघव के खेत के बोरवेल के पास जाता है और वहां बैठकर रोने लगता है। राघव और सागर उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनता। हरिया अकेला ही उस बोरवेल के पास रोते बैठता है। अब रात हो जाती है। उस खेत के रास्ते से कुछ डाकू गुजर रहे होते हैं। उन्हें बहुत प्यास लगती है तो वो बोरवेल के पास पानी पीने के लिए आते हैं। तभी उनकी नजर हरिया पर पड़ती है। अरे भाई, क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठे हो? मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मैं क्या करूं? अरे हुआ क्या है वो तो बता, हम तुम्हारी मदद कर देंगे। बोल। इस बोरवेल ने मेरी बीवी को खा डाला है, अब मैं क्या करूं? अरे ऐसा भी कभी हुआ है क्या कि किसी बोरवेल ने किसी की जान ले ली? अरे कल्लू, जरा बोरवेल का बटन तो दबाओ। हाँ सरदार, शुरू करता हूँ। कल्लू के बटन स्टार्ट करते ही उस बोरवेल से अलग अलग आवाजें आने लगती है। वो सुन के हरिया डर जाता है और दूर खड़ा रहता है। तभी कल्लू और कालिया पानी पीने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और तभी उस पानी में से एक बहुत बड़ा हाथ बाहर आता है और कल्लू को खींचकर वो चुड़ैल खा लेती है। कौन है रे? हम डाकुओं पर हाथ डालने की किसकी हिम्मत हुई? बाहर आओ। अब भूत बोरवेल से बाहर आती है। चल, आ गई बाहर। अब क्या करेगा तू कालिया? अरे चुड़ैल जी, छोड़ दीजिए, गलती हो गई, छोड़ दीजिए। अब कहाँ गई तेरी बड़ी बड़ी बातें? हाँ, बहुत दिनों से भूखी हूँ, आज पेट भर के खाना खाऊंगी। ऐसा कहते ही भूत उसे खा डालती है। हरिया पेड़ के पीछे छुपकर ये सब देख रहा होता है। कल भी और आज भी मुझे अच्छी मेजबानी मिल गई, अब कल का इंतजार रहेगा। अरे ये नासपीटी तो मुझे भी खा जाएगी, इसका कुछ तो करना होगा, ये किसी को नहीं छोड़ेगी। ऐसा कहके हरिया वहां से चला जाता है। अब राघव और सागर सोचते हैं कि उस भूत का क्या किया जाए, मगर फिलहाल उन्हें कोई उपाय नहीं मिल रहा। अभी वो भूत उस बोरवेल में ही है। अगर आपको इस भूतिया बोरवेल का पार्ट 2 देखना है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारी अगली आने वाली कहानी का इंतजार कीजिए। सुंदरपुर नाम के गांव में शीला नाम की एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। उसकी बेटी राधा अपने ऑफिस की छुट्टियों में घर आया करती थी। उसे गांव आना बहुत अच्छा लगता था। इस बार भी राधा छुट्टियों में अपने गांव आई थी। माँ, मैं आ गई मेरी रानी बिटिया। कितने दिनों के बाद आई हो, मुझे बहुत याद आ रही थी तुम्हारी। हाँ माँ, मुझे भी तो तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए ही छुट्टियाँ लगते ही मैं यहाँ आ गई। बेटी, अब कितने दिनों की छुट्टियाँ मिली है? माँ, 15 दिनों की छुट्टियाँ मिली है। अब आई हूँ तो सारा गांव घूमूंगी। चलेगा, जितना चाहे उतना घूमना। अब अगले दिन सुबह ही राधा और उसकी माँ बाजार चले जाते हैं। गांव घूमते घूमते राधा गांव के बाहर चली जाती है और वहां जाकर उसे एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ दिखाई देता है। कितना विशाल पेड़ है माँ, ये देखो। हाँ राधा, ये बहुत विशाल पेड़ है और बहुत पुराना भी है। राधा ये सब देख उस पेड़ के पास जाने लगती है। तभी राधा, राधा, इधर आओ जल्दी। क्यों, क्या हुआ माँ? इसके पास क्यों नहीं जाना? घर चलो, तुम्हें बताती हूँ। अब दोनों माँ बेटी घर आती है। राधा सवाल पे सवाल पूछने लगती है। वो पेड़ भूतिया बरगद का पेड़ है, वहाँ पे भूत रहते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। माँ, सच में भूत होते हैं? हाँ राधा, भूत होते हैं। हमारे गांव में ही ऐसी कहानी हुई है, इसीलिए सब गांव वाले अब भूत के नाम से भी डरते हैं। बहुत पुरानी बात थी। इस गांव में 2 लुच्चे लफंगे डाकू रहा करते थे। उनका नाम था गोट्या और राजू। उन्हें हमेशा लड़कियों को छेड़ने की आदत थी। वो आते जाते हर लड़की को छेड़ा करते थे और अपने गांव में चोरियां भी किया करते थे। एक दिन साधना नाम की एक लड़की गांव में नई आई हुई थी। वो गांव में काम किया करती थी और शाम के समय अपने घर जाती थी। गोट्या और राजू उस पर नजर रखे हुए थे। वो कब आती है जाती है इस बात का उनको पता था। एक दिन साधना अपने काम पर जा रही थी, तब ये दोनों एक जगह खड़े होकर उसे छेड़ते हैं। कहाँ चली जाने मन, जरा हमसे तो मिलती जाओ। वो उन दोनों को देख अनदेखा कर देती है और अपने काम पर निकल जाती है। क्या रे राजू, ये लड़की तो हमें भाव ही नहीं देती, इसे कैसे फंसाए? अरे फंसेंगी, चिंता मत करो। ऐसा बोलकर वो चले जाते हैं। कुछ दिनों तक ये दोनों उसे बहुत तंग करते हैं। अब वो बहुत परेशान हो जाती है। एक दिन रात के समय साधना को काम से आने में देर हो जाती है और उसे ये दोनों गुंडे रास्ते में ही पकड़ लेते हैं और उससे हाथापाई करते हैं। छोड़ो मुझे, बचाओ बचाओ, कोई है, मुझे इन बदमाशों से बचाओ।
कोई नहीं आएगा रानी यहाँ पर, अब तुम हो और हम हैं। अब चुपचाप खुद को हमारे हवाले कर दो। वो तीनों जहाँ खड़े थे वहाँ एक बरगद का पेड़ था जो ये सब सुन रहा था। साधना अब बूटा के कमर से चाकू निकालकर खुद को मार डालती है। ये देखकर दोनों बहुत डर जाते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं। साधना जोर से जमीन पर गिर पड़ती है। उस बरगद के पेड़ की आत्मा साधना के मृत शरीर में चली जाती है। उसकी आवाज बहुत डरावनी हो जाती है और उसकी आंखें लाल हो जाती है। अब वो दोनों चोरों का पीछा करती है और एक ही झटके में उनकी गर्दन पकड़कर उन्हें मार डालती है। अब वो गांव के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है और गांव में प्रवेश करके जोर जोर से गुर्राने लगती है। मैं इस गांव के किसी को नहीं छोड़ूंगी। मुझे मारा है ना, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये देख सारे रास्ते से आने जाने वाले लोग डर जाते हैं। सब इधर उधर भागने लगते हैं। जो भी उसके शिकंज में आता है वो उसे मार डालती है। अब साधना का भूत रात को भी गांव में घूमने लगा। लोगों का बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। अब डर के मारे वे बाहर भी नहीं निकलते थे। ऐसे ही एक दिन दो दोस्त बातें कर रहे थे। अरे माधव, ये भूत हम सब गाँव वालों को मार डालेगी। जब तक ये जिंदा है तब तक हम सुरक्षित नहीं है। कब मौत का बुलावा आ जाए क्या पता। हाँ हरिया, सही कह रहे हो। इस भूत ने तो हमारा जीना ही मुश्किल कर दिया है भाई। चलो ऐसा करते हैं कि हम कुछ लोग मिलके सरपंच जी के पास जाकर अपनी कहानी सुनाते हैं, शायद कुछ हल निकल आए। ऐसा कहते हो तो चलो फिर। अब हरिया, माधव और गांव के अन्य लोग मिलकर सरपंच जी के घर चले जाते हैं। अब सरपंच जी भी इस विषय के बारे में सोचते हैं। क्या करे सरपंच जी, कोई रास्ता ही नजर नहीं आता है। इस भूत को हमें इस गांव से भगाना ही होगा। हाँ, आपकी सारी बात सच है, मगर हमें अब जोश से नहीं होश से काम लेना होगा। इसलिए जो भी निर्णय होगा वो सोच विचार के बाद ही होगा। सरपंच जी, क्या तब तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे या खुद के मरने का इंतजार करे? मेरे विचार से हमें इस गांव के जो सिद्ध बाबा है उनके पास जाना चाहिए। वही हमें कुछ उपाय बताएंगे। हाँ सरपंच जी, आपका विचार अच्छा है। चलो हम सब अभी उस बाबा के पास चले जाते हैं। ऐसा कह के सारे गाँव वाले बाबा के पास चले जाते हैं और इधर भूत गाँव में आकर लोगों की तलाश करता रहता है और जो मिले उसे मार डालता है। सारे गाँव वाले बहुत डर जाते हैं और जल्दी जल्दी बाबा के पास पहुंचते हैं। बाबा, हम सुंदरपुर गांव से आए हैं, आपकी कुछ सहायता चाहते हैं। कैसी सहायता चाहिए आपको मुझसे? बाबा, हमारे गांव पर एक भूत का साया है, आप हमारी मदद करेंगे ऐसी आशा है। हम बहुत आशाएं लेकर आए हैं आपके पास। बाबा आंखें बंद कर लेते हैं और ध्यान में लीन हो जाते हैं। कुछ देर बाद बाबा अपनी आंखें खोलते हैं। वो एक बरगद के पेड़ की आत्मा है जो साधना नाम के लड़की के शरीर में प्रवेश कर चुकी है और अब वो सबसे बदला लेना चाहती है। अब हम क्या करें बाबा? कल ही हमें उस लड़की को मारना होगा वरना अनर्थ हो जाएगा। बाबा, मगर किसी की बलि चढ़ाना ठीक नहीं है। बहुत लोग मरने से अच्छा है कि एक मर जाए और बाकी सब जीवित रहे। अब सारे लोग बाबा की बात पर विश्वास रखते हैं। कल उसे शाम के समय गांव के बाहर का जो बरगद का पेड़ है उसके पास लेकर आना है। मैं तुम सबको वही मिलता हूँ। ये लो, सारे लोग ये सुरक्षा कवच पहन लो। ये धागा आपकी रक्षा करेगा और हमारा काम हो जाएगा। हाँ बाबा, आप जैसा बोल रहे हो वैसा ही होगा। अब हमें कल शाम को बरगद के पेड़ के पास जाना है और वहां जाकर सबको छुप जाना है। 2-3 लोग गांव के बाहर खड़े रहेंगे जिससे वो भूत बरगद के पेड़ के पास आ सके। जैसे ही वो दिखे तुम सब लोग वहां से भागना शुरू कर देना। हाँ, ऐसा ही करेंगे। चलो घर चले। अब सारे गांव वाले बाबा को प्रणाम करके वहां से निकल जाते हैं और दिन भर शाम का इंतजार करते हैं। जैसे ही शाम हो जाती है गांव वाले बरगद के पेड़ के पास छुप जाते हैं। 3 गांव वाले बाहर रुकते हैं। अब उन्हें वो भूत दिखाई देता है। गांव वाले भागने लगते हैं और बरगद के पेड़ के पास चले जाते हैं। भूत भी बरगद के पेड़ के पास चला जाता है और जोर से गुर्राने लगता है। अब बाबा उसके पास आते हैं और उसके बदन पर एक भस्म फूंकते हैं। बाद में उसके पास एक चाकू डालते हैं। वो भूत चाकू लेकर अपना गला काट लेती है और मर जाती है। अब इस लाश को बरगद के पेड़ के नीचे दफना दो। अब गांव वाले उस लाश को बरगद के पेड़ के नीचे दफना देते हैं और वहां कभी लौट कर नहीं जाते। मगर उस बरगद के पेड़ से इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए और हर औरत को अपनी माँ और बहन की तरह समझना चाहिए।